तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस सवाल का जवाब मिलने वाला है करीब 2.5 घंटे बाद। दिल्ली के सीएम के नाम का ऐलान संभव है तो महज 2.5 घंटे के आसपास का इंतजार। और आप जानते हैं शाम 7 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम पर मुहर लग जाएगी। बैठक में पर्यवेक्षक सीएम के नाम वाला प्रस्ताव रखेंगे और उसी प्रस्ताव पर विधायकों का मन टटोला जाएगा और फिर औपचारिक तौर पर सीएम के नाम पर मुहर लग जाएगी। रविशंकर प्रसाद, ओपी धनखड़ पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। जरा अंकित से ही जान लेते हैं। अंकित, पर्यवेक्षकों को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? पर्यवेक्षक कब तक यहां पहुंच जाएंगे बीजेपी दफ्तर में? अंकित से बात जी अंकित, अगर मेरी आवाज मिल रही है मुझे बताइए। दोनों पर्यवेक्षक दिल्ली में ही मौजूद थे जब उनको ये जानकारी मिली कि उनको पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, और शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक के समय दोनों पर्यवेक्षक वहीं बीजेपी दफ्तर में नजर आएंगे। जी बिल्कुल, दोनों पर्यवेक्षक जो है 7 बजे से पहले ही जो है बीजेपी दफ्तर पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी जैसी जानकारी मिली है कि ओपी धनखड़ जो है पहुंचे हैं रविशंकर प्रसाद के घर में। रविशंकर प्रसाद जो कि मदर टेरेसा क्रिसेंट पे रहते हैं रोड पर, तो रविशंकर प्रसाद के घर पे पहुंचे हैं ओपी धनखड़। और संभवतः अब दोनों पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद के घर से ही, यानी कि रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ एक साथ ही बीजेपी मुख्यालय के लिए जाएंगे। वहां से जो बीजेपी मुख्यालय की दूरी करीबन जो है 3 से 4 किलोमीटर की है, तो मुमकिन है कि 6 बजे के बाद में ये दोनों पर्यवेक्षक निकले और बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में पहुंचे, जहां पर जो विधायक हैं उनके पहुंचने का सिलसिला पहले ही शुरू हो चुका होगा। और जैसी मुझे जानकारी मिली है कि लगभग सभी विधायक 6:30 से पौने 7 बजे के बीच में प्रदेश कार्यालय में पहुंच चुके होंगे। और एक और जानकारी निकल के सामने आ रही है अब तक जो जानकारी है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम होता था बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में, वहां पर नई कुर्सियां लगाई गई हैं, जहां पर ये जो नवनिर्वाचित विधायक है वो बैठेंगे, उसके साथ में पर्यवेक्षक बैठेंगे और वहां पर चर्चा शुरू होगी 7 बजे के बाद में। और उम्मीद की जा रही है 8 बजे तक भी हमने दिखा दी थी। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम था, किस तरीके से उसको मीटिंग रूम के तौर पर तैयार किया गया है, उसकी तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई हैं। मैं जरा जल्दी से बलराम का रुख कर लेती हूँ और बलराम से अब ये जानते हैं, बलराम यहाँ पर जब विधायक पहुंचेंगे, पर्यवेक्षक पहुंचेंगे, सीएम के नाम पर मंथन होगा, उसको लेकर बीजेपी दफ्तर में आपके पीछे काफी हलचल सी मुझे नजर आ रही है। तैयारियां यहाँ पर आज भी बहुत ग्रैंड की गई हैं, जरा वो भव्य तैयारियां भी दिखा दीजिए। बिल्कुल, देखिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, बस इंतजार है उस पल का जब विधायक यहां पर पहुंचेंगे और विधायक दल की बैठक शुरू होगी। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से भव्य तैयारी की गई है। पूरे मुख्यालय को एक तरीके से कहा जाए सजाया गया है, दुल्हन की तरह तैयारी की गई है यहां पर सजाने की। आप देखिए, हमारे साथ बेहद खास मेहमान, संघ विचारक, पूर्व सांसद राकेश सिन्हा जी इस समय मौजूद है। राकेश जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सर, एक तरफ संघ को दिल्ली में नया दफ्तर मिलने जा रहा है जिसके उद्घाटन की आज घड़ी है, और साथ ही साथ 26 साल का सत्ता का सूखा बीजेपी का दिल्ली में खत्म भी हो। राकेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी मैं सुन रहा हूं। जी राकेश जी नमस्कार, स्टूडियो से रोमाना बोल रही हूं। मैं ये कह रही थी सर कि एक तरफ संघ को दिल्ली में नया दफ्तर मिलने जा रहा है जिसका आज उद्घाटन की घड़ी है, और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम का भी आज ऐलान होने जा रहा है। और इसी को लेकर ये शुभ घड़ी सर, वो कहते हैं ना कि एक नहीं दो खुशखबरी का ये मौका आया। देखिए, वास्तव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो विस्तार हुआ है पूरे देश में, यह जो दफ्तर या जो इसका कार्यालय मिलने जा रहा है, जो संघ ने अपना कार्यालय बनाया है, यह दुनिया के सबसे बड़े एक ऐसे गैर राजनीतिक संगठन का कार्यालय है जिसकी पहुंच सिर्फ भारत के कश्मीर से कन्याकुमारी ही तक नहीं, बल्कि केनिया जैसे देश में, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूरोप, अमेरिका के सभी देशों में संघ की शाखाएं विभिन्न नामों से लगती हैं। इसलिए आज उस आवश्यकता को देखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक नए दफ्तर में अपना प्रवेश किया है। लेकिन आपने दूसरी खुशी की बात बताई कि दिल्ली को सचमुच में एक अराजकतावादी नेतृत्व से मुक्ति मिली है। दिल्ली की जनता पिछले दशकों से तरस रही थी विकास के लिए, तरस रही थी एक सुशासन के लिए, एक कन्फ्रंटेशन की राजनीति, और अयोग्य दृष्टिहीन लोगों के हाथों में दिल्ली की सत्ता आ चुकी थी जो सड़कों पे अराजकता फैलाने के लिए महारत हासिल कर रहे थे। ऐसी स्थिति में आज मुझे लगता है कि जो आपने कहा, दोनों ही समाचार इस देश के लिए अच्छा है। एक राष्ट्रवादी आंदोलन जिस ढंग से इस देश में आगे बढ़ रहा है उसका ये सूचक है।
सर, आपने जिस बात का जिक्र किया कि साहब संघ जो है वो गैर राजनीतिक संगठन और इतना बड़ा दफ्तर दुनिया में शायद ही किसी ऐसे संगठन के पास इस तरीके का दफ्तर हो, लेकिन वो सत्ता में जो संघ की पकड़ है सर, उसके बारे में भी, जो संघ की धमक है उसके बारे में भी सब जानते हैं, वो किसी से छिपे हुए नहीं है। और ऐसे में अब जबकि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन, इस सवाल का जवाब तलाशा जा रहा है, तो यहां पर भी माना जा रहा है कि एक फैक्टर वो संघ से जुड़ाव ही रहने वाला है। क्या आपको ऐसा लगता है सर? देखिए, संघ से जुड़ाव तो सुनिश्चित रूप से रहेगा। जो भी कार्यकर्ता काम करता है, जैसे मोहन भागवत जी ने पिछले दिनों अपने भाषण में एक बात स्पष्ट रूप से कहा था कि संघ का कार्यकर्ता निर्लिप्त भाव से काम करता है, अर्थात उसकी अपनी इच्छा नहीं होती है। जो दायित्व दिया जाता है वह काम करता है, और दायित्व जब जैसे दिया जाता है वैसे ही काम करता है। इसलिए मुझे लगता है कि संघ के स्वयंसेवक जब राजनीतिक दायित्व पे जाते हैं तब संभवतः देश के लिए वह अच्छा होता है जो जनता अपेक्षा करती है। इसलिए मुझे लगता है कि दिल्ली में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उनका संघ से जुड़ाव तो होना सुनिश्चित है, और भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश सदस्य संघ पृष्ठभूमि के हैं, जो बाद में भी आए उनका संघ से जुड़ाव हुआ है। इसलिए मेरा मानना है कि राष्ट्रीय सेवक संघ एक गैर राजनीतिक संगठन के रूप में काम करता है, ये जमीन पर काम करता है। इसलिए संघ का कार्य राजनीति से अधिक लोग देखते नहीं है। वनवासी क्षेत्रों में संघ का जितना विस्तार से काम हुआ है, देश का कोई ऐसा वनवासी क्षेत्र नहीं है या आदिवासी इलाका नहीं है जो वन में रहने वाले लोग नहीं है जहां संघ का कार्य नहीं चल रहा है। और सबसे रोमाना जी बता दूं कि इस देश में जो कार्य सरकार नहीं कर पाती है, जहां तक सरकारें नहीं पहुंच पाई वहां संघ पहुंचा है। एकल विद्यालय इसका एक उदाहरण है। ऐसे क्षेत्रों में स्कूल खोले गए, इसकी संख्या 75,000 से अधिक है एकल विद्यालय, और संघ का लगभग 2.25 लाख सेवा का प्रोजेक्ट मतलब हेल्थ सेंटर है, सेवा का प्रोजेक्ट मतलब शिक्षा का सेंटर है, सिलाई का सेंटर है, इस तरह के कार्य जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी आता है, स्वरोजगार भी आता है और लोग जुड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश के सभी आयामों में, चाहे कला हो, संस्कृति हो, शिक्षा हो या मजदूर आंदोलन हो, संघ की पहुंच हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि जो संघ का भी कार्यालय बना है, इस बड़े विस्तार को वो संबोधित कर रहा है। बहुत धन्यवाद राकेश जी, ये तमाम जानकारियां दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। कुल मिलाकर देश के नागरिक और उनके जीवन को किस तरीके से सशक्त बनाया जाए, हर क्षेत्र में, हर पहलू में वहां पर संघ जो है वो किस रूप में कार्यरत है, इसी का जिक्र राकेश सिन्हा जी कर रहे थे। मैं आगे बढ़ रही हूं, जल्दी से आपको लेकर चलूंगी अपनी सहयोगी मनुग्या लोईवाल के पास, और जरा जानते हैं मनुग्या लोईवाल से। मनुग्या, कोई नया अपडेट मिल रहा है क्या? क्योंकि ये सवाल लगातार जैसे जैसे वो वक्त नजदीक आ रहा है जब विधायक दल की बैठक होने वाली है, और बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? मनुग्या। बिल्कुल, और जो उत्साह दिख रहा है ना विधायकों में, हर व्यक्ति ये स्माइल कर रहा है क्योंकि उसे ये लग रहा है कि शायद अगला नंबर उसी का हो सकता है, कैबिनेट मंत्री या फिर विधायक से ऊपर अपग्रेड होकर सीधा मुख्यमंत्री बनने के लिए। और ये सही बात है, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव भी है, क्योंकि अगर आपको ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश में जब नाम की पर्ची निकली थी तो मोहन यादव तीसरी रो पर बैठे हुए थे और वो मुस्कुरा रहे थे, आपस में बात कर रहे थे। जब नाम अनाउंस हुआ तो उन्हें भी विश्वास नहीं था कि ये उनका नाम है। तो क्या ये फिर एक बार किसी तरह का मास्टर स्ट्रोक आएगा? राजस्थान में तो जो पर्ची में नाम लिखा हुआ था, वो नाम पढ़कर जो रिएक्शन था वसुंधरा राजे का, वो भी खूब सुर्खियों में आया था। कुल मिलाकर अब देखना होगा कि आखिरकार ये 4 चेहरे आप देख रहे हैं, 4 में से एक किसका होगा राज्य अभिषेक, क्योंकि अब जो फाइट है सीएम की कुर्सी के लिए वो बहुत टाइट होती हुई और महज इन 4 चेहरों के इर्द गिर्द आकर सिमटती हुई नजर आ रही है। फिलहाल बहुत धन्यवाद हमारे तमाम सहयोगियों का। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, रहिए हमारे साथ। दुनिया बदल रही है और ये ला रही है भारत के लिए इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।